सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज डे 10 ऑफ पेपर लीक, जहां पर हम कर रहे हैं पूरी की पूरी अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनका सोर्स है सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। एज इट इज सीबीएसई के क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं ताकि आपको पता चले कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चंस पूछने वाला है और उन क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है। तो डिसोल्यूशन को हमने 2 दिन दिए थे। पिछले दिन में हमने लास्ट क्लास में डे 9 ऑफ पेपर लीक में हमने देखा था कि भैया डिसोल्यूशन के जो रियलाइजेशन अकाउंट रिलेटेड क्वेश्चन है वो कैसे होते हैं, उसका पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट भी समझा था। अगर आपने वो नहीं करा तो पहले वो कर लो बेटा, फिर उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। आज की क्लास का एजेंडा क्या है कि जनरल एंट्री से क्वेश्चंस अगर आते हैं डिसोल्यूशन में तो वो किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। देखो, जनरल एंट्री के क्वेश्चंस आते कैसे पहले हम वो समझेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से गो थ्रू करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करने चले जाएंगे। ठीक है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। नोट पेन उठा लो, पुराने नोट्स एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्या था, और शुरू करते हैं जनरल एंट्री से क्वेश्चंस। सो देखो, जनरल एंट्री के क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके पास की पास जनरल एंट्रीज इफ all the items are already transferred to realization। क्वेश्चन क्या आता है आपके पास कि सारी की सारी आइटम्स हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, उसके बाद इनको रियलाइज करने की एंट्रीज पास करनी है। मतलब हमने जो रियलाइजेशन अकाउंट में पढ़ा, देखो अब मैं वापस से थोड़ा सा फॉर्मेट आपको याद करवाऊं तो रियलाइजेशन अकाउंट कैसा था मेरा। रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते थे, पहले सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते थे। एसेट्स हमारी यहां पर आती थी, हम लिखते थे 2 एसेट्स, एक्सेप्शन होती थी कुछ, और यहां पर हम सारी की सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते थे बाय लायबिलिटीज, और यहां भी कुछ एक्सेप्शन होती थी मेरे पास। ठीक है, फिर मैं क्या करता था, सारी की सारी एसेट्स को इधर बेचता था, लायबिलिटीज को इधर पे करता था, है ना, यही करता था। तो क्वेश्चन में मुझे क्या कह रहे हैं कि ऑलरेडी सारी आइटम्स ट्रांसफर हो चुकी है। ट्रांसफर का मतलब क्या है राजे? ट्रांसफर का मतलब है कि ये वाला ट्रीटमेंट हो चुका है, एसेट्स डेबिट में जा चुकी हैं और लायबिलिटीज क्रेडिट में जा चुकी हैं। अब जो आपको ट्रीटमेंट शो करना है वो किसका करना है? इसको बेचने का और इनको पे आउट करने का। एसेट को किस तरीके से बेचा जाता है उसके लिए हम नोट्स लिखते हैं, ये भी हमने किया था। आज मैं थोड़ी एंट्री सिखाऊंगा आपको। एसेट्स आर रियलाइज्ड, एसेट्स आर रियलाइज्ड। एसेट्स को आप कैसे रियलाइज करते हो? देखो एसेट को रियलाइज करने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप उसको कैश में बेच दो या कोई पार्टनर उठा के लेकर चला जाए। ठीक है, अगर तो मैं कहूं कि ए इन कैश, अगर कैश में बिकी तो एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, ये पैसा आएगा आपके पास। 2, यहां पर ध्यान रखना है, बच्चे अक्सर गलती करते हो आप लोग, आप लिखते हो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट का नाम, लेकिन नहीं, एसेट ऑलरेडी यहां पर ट्रांसफर हो चुके हैं रियलाइजेशन में, तो सारी एसेट्स का नाम अब रियलाइजेशन अकाउंट बन चुका है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। समझ में मेरी बात? इन कैश हो सकती है या पार्टनर टुक ओवर। अगर पार्टनर लेकर चला गया, पार्टनर लेकर चला गया तो फिर आप पार्टनर से पैसे लोगे। पार्टनर से पैसे कैसे लेते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो एसेट के कम होने को क्या बोलोगे? रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट होना। सिमिलरली लायबिलिटीज की पेमेंट जब आप करते हो, सिमिलरली जब आप लायबिलिटीज की पेमेंट्स करते हो, लायबिलिटीज की आप पेमेंट्स करते हो, तो लायबिलिटी की पेमेंट के भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि लायबिलिटी की आप पेमेंट कर दो कैश या बैंक में, कि लायबिलिटी की आप पेमेंट कर दो कैश या बैंक में। जब आप कैश या बैंक से लायबिलिटी की पेमेंट करते हो तो क्या ट्रीटमेंट लिखोगे आप? कैश पे आपका कैश कम होगा और लायबिलिटी कम होगी, लेकिन लायबिलिटी कम होगी तो लायबिलिटी को डेबिट नहीं करोगे, डेबिट रियलाइजेशन को ही करोगे। तो डेबिट किसको करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, जो भी लायबिलिटी आपने पे करी।
या तो आप कैश से पे करोगे या कोई पार्टनर पे कर देगा। अगर बेटा पार्टनर पे करेगा तो आप पार्टनर को पैसे दे दोगे, पार्टनर को पैसे दोगे तो पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करोगे, तो एंट्री क्या बनाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर दोगे। इंक्रीज कैसे होती है, क्रेडिट होकर इंक्रीज होती है। तो हमें समझ आया कि एसेट्स को बेचने का तरीका और लाइबिलिटीज को पे करने के लिए एंट्रीज हमने सीख ली है। अगर कोई एसेट अगेंस्ट लाइबिलिटी सेटल हो जाए, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि अगर एसेट लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेटल हो जाए, एसेट अगेंस्ट लाइबिलिटी, ये मान लो कहे कि क्रेडिटर टुक ओवर फर्नीचर, तो उसके लिए आप क्या करते हो, कोई एंट्री पास नहीं करते हो। इस चीज का खास ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक आपके पास जनरल एंट्रीज में आएगा, चीज ध्यान रखना कि इन एसेट्स के अलावा जो भी चीजें थी, सपोज उनकी पेमेंट करनी पड़ती है, या इन लाइबिलिटीज के अलावा जो भी चीजें थी उनको पे करते हो, तो वो कैसे होगा मैं आपको भी सिखा दूंगा साथ साथ ही। ठीक है, मेजर पोर्शन हमारा यहाँ पर कवर होता है। 6 जनरल एंट्रीज आएंगी तो उसमें से 4 या 5 सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, हमने लास्ट क्लास में भी की थी कि इफ इंफॉर्मेशन अबाउट, अगर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट किसी एसेट के बारे में, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट एनी एसेट, अगर क्वेश्चन किसी एसेट के बारे में साइलेंट है, क्वेश्चन ने नहीं बताया कि कितने में बिकी, तो आप क्या मान के चलते हो, ऑटोमेटिकली मान के चलते हो कि जो मेरी टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल एसेट है वो पूरे रेट में बिक गई होगी, और जो मेरी इनटेंजिबल एसेट है, इनटेंजिबल एसेट है वो मेरी कितने में बिकी होगी, बेटा जल्दी बताओ, 0 में बिकी होगी। ये बात समझ आती है आपको। और किसी लाइबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है अगर, तो इफ नो इन्फो अबाउट लाइबिलिटी, तो क्या होता है, क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताओगे। एक तरीके से आपका एमसीक्यू टेस्ट हो गया। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में हमने इसको आराम से लिखा था, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे आंसर करके दो इसका टाइम स्टैम्प के साथ कि अगर अबाउट लाइबिलिटी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या करते हो। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन उठा ले। अब क्वेश्चन उठा लेते हैं। 6 मार्कर आज मेरे सबसे कम से कम हमारे पास 3 सवाल, 3 होने चाहिए। कितने देखें, 1 2 3 4, चलो मजा आएगा। देखूंगा अगर ज्यादा देखो टाइम लग रहा हो तो एक आप होमवर्क में कर लेना, हम 2 क्लास में कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो कि सिमिलर ही निकाल रखा मैंने, कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ राजेश, सोमेश एंड योगेश आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन की हेडिंग यही होगी कि जब सारी की सारी एसेट, सारी की सारी लाइबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है, उसके बाद की जनरल एंट्रीज आप पास करो। हमें वो करनी है, मतलब कि एसेट्स को रियलाइज करने की और लाइबिलिटीज को पे करने की जनरल एंट्रीज अपने को पास करनी है। यहां पर कहते हैं कि राजेश टुक ओवर स्टॉक ऑफ 4 लाख एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। मेरी कोई भी एसेट रिड्यूस होगी, मैं रियलाइजेशन अकाउंट को कम कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। राजेश लेकर चला गया तो पैसे किससे लूंगा, राजेश से लूंगा। राजेश कौन है, मेरा पार्टनर है। देखो राजेश, सोमेश एंड योगेश, तो राजेश से पैसे कैसे लूंगा, उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके लूंगा। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, देखो राजेश से पैसे लेने हैं तो क्या करूंगा, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझ आई बात। टू रियलाइजेशन अकाउंट, बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनते चले जाना, आप कभी गलत नहीं करने वाले। अब आपको क्या ध्यान रखना है, पहली चीज तो पार्टनर लेकर चला गया तो आपने पार्टनर से पैसे लेने हैं। पार्टनर से पैसे कैसे लोगे, उसकी कैपिटल को डेबिट करके। एसेट कम होगी तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करोगे, लाइबिलिटी कम होगी तो रियलाइजेशन को डेबिट करोगे। दूसरी चीज, आपको जितने अमाउंट में वो चीज बिक रही है या जितने अमाउंट में उसको आप पे कर रहे हो, एज इट इज वो अमाउंट लिखना है। आपको फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉफिट है या लॉस है, समझे। जैसे मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, राजेश टुक ओवर स्टॉक ऑफ 4 लाख एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, कितने रेट पे बिका ये बताओ। 4 लाख की जीएसटी सर 20% का डिस्काउंट, 20% होता है 4 लाख का 80,000, तो 4 लाख माइनस 80,000, 3,20,000, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 3,20,000।
क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। ठीक है, चलो अगली एंट्री करते हैं और बेटर समझ आएगा हमें। कहते हैं सोमेश अग्री टू टेक ओवर फर्म्स फर्नीचर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म एट 80,000। कहता है कोई फर्नीचर था बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, आपको फर्क नहीं पड़ता कोई चीज आपकी बुक्स में है या नहीं है, अगर वो बिक रही है तो आप उसकी एंट्री पास करोगे। पैसे का लेन देन हो रहा है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो यू आर गोइंग टू पास एन जनरल एंट्री। समझ आई मेरी बात? तो कहते हैं कि सोमेश ने अग्री किया कि वो फर्म का फर्नीचर लेकर चला जाएगा 80,000 में, तो सोमेश से 80,000 लोगे। सोमेश कौन है? पार्टनर है। पार्टनर से पैसे लेने के लिए उसकी कैपिटल को कम करते हो, कम करने के लिए कैपिटल को डेबिट करते हो, तो एंट्री क्या बनाओगे? सोमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर लिखोगे? जल्दी बताओ। नहीं, कोई भी एसेट हो, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड आपको फर्क नहीं पड़ता। एसेट बिक रही है, रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दोगे। एसेट बिक रही है, रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दोगे। क्योंकि देखो मेरा इंस्टिंक्ट बोलता है, अंदर से आवाज आती है कि फर्नीचर लिख दे, अंदर से बड़ी जोर से आवाज आती है कि फर्नीचर बिका है, फर्नीचर लिख दे, लेकिन नहीं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन कोई एसेट नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, सारी की सारी एसेट्स रियलाइजेशन में जा चुकी हैं, उनका नाम रियलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 80,000 आपके पास आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अगला देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ बुक वैल्यू 60 लाख वो सोल्ड फॉर 90 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज कमीशन ऑफ 10%। खास ध्यान रखना इस चीज का कि जब भी कुछ खरीदने बेचने के लिए कमीशन देनी पड़ती है तो आप लिखोगे नेट रिसीव कितना होगा, क्योंकि मेरे को फर्क पड़ता है मेरे को नेट पैसे कितने मिल रहे हैं। क्वेश्चन ने बोला 60 लाख वाली चीज 90 लाख की बेची, आप कहोगे ठीक है 90 लाख रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन 90 लाख पे वो कहते हैं कि हमने ब्रोकर को 10% कमीशन दिया, बना कितना मेरा 90 लाख। ब्रोकर कमीशन लेके 10%, तो 90 लाख का 10% कितना होता है? 9 लाख। 90 में से 9 क्या कितना आएगा बेटा? 81 लाख। तो नेट पैसा कितना मिल रहा है आपको? 81 लाख रुपए। तो आप क्या लिखोगे? तो आप क्या लिखोगे? कैश है या बैंक है? कुछ नहीं बोला तो आप लिख दोगे कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, फिर से एसेट है, एसेट कम हो रही है तो आप क्या लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट। बस आपने अपने आप को इतना रोक लेना है कि आपने लैंड एंड बिल्डिंग का नाम नहीं लिखना। कितना अमाउंट लिखोगे? जितना नेट आपको रियलाइज हो, 81 लाख। 81 लाख सॉर्टेड है बेटा, जल्दी बताओ। ठीक है, चलो जी अगला देखें। अगला देखें। नेक्स्ट मुझे बोलता है आशीष एन ओल्ड कस्टमर whose account for rupees 70,000 was written off as bad in the previous year paid 60% of the amount। उसने मेरे को आज 60% दे दिए। बड़ी सिंपल सी बात है, उसने मेरे को पैसा दिया है, पैसा दिया है तो मेरे बैंक में पैसे आएंगे तो वो डेबिट होगा। और दूसरी चीज क्या लिखनी होती है? रियलाइजेशन। कुछ भी नाम हो आपको फर्क नहीं पड़ता। अब सोच के देखो ना कितनी आसान है जनरल एंट्रीज करनी। आपको अगर ये समझ आ गया कि कैश आ रहा है या जा रहा है तो दूसरी चीज आपने रियलाइजेशन लिख देनी है। क्या लिखोगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो कितना आएगा मेरे पास? 70,000 है, 60% तो 70,000 कितना होता है? 7 इंटू 6 42। तो 42,000 रुपीज। समझ में आई मेरी बात? चलो बेटा फिफ्थ एंट्री देखते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 3 लाख वर सेटल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तुमने सन्ड्री क्रेडिटर से 3 लाख के उनको सेटल कर दिया 10% के डिस्काउंट पे। एक बात बताओ, अब पे कर रहे हो या रिसीव हो रहा है? तुम्हें पे कर रहे हो, पे कर रहे हो तो कैश या बैंक कम होगा, कैश या बैंक कम होता है तो क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा? ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। समझ में आई बात? कितना अमाउंट आएगा सर? 3 लाख का 10% डिस्काउंट तो 30,000 डिस्काउंट, 2,70,000 बचा, 2,70,000 बचा। ठीक है बेटा, चलो आखिरी देखो। रियलाइजेशन अमाउंट एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 21,000 वर पेड बाय योगेश। जनरली यही होता है कि 5 एंट्रीज आपकी रियलाइजेशन से रिलेटेड होती है और एक एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती है। ये नोट्स लिखो,
एक्सपेंस रिलेटेड कैसे करनी है, यहां लिखते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री। आई एम डैम श्योर इससे आसान तरीका आपको कोई करवा ही नहीं सकता है, जो भी मैं आपको लिखवाने वाला हूं ध्यान से सुनना। तीन खाते इन्वॉल्व होते हैं, क्या बोला मैंने आपको, तीन खाते इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है रियलाइजेशन अकाउंट, ये या तो कुछ नहीं होगा या फिर सिर्फ डेबिट होगा, ध्यान रखना, या ये कुछ नहीं होगा या ये सिर्फ डेबिट होगा, दैट्स इट। दूसरा खाता कैश या बैंक अकाउंट, या ये कुछ नहीं होगा या ये सिर्फ क्रेडिट होगा और कुछ भी नहीं। फिर आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पैसे लेने हैं। अगर आपने पार्टनर से पैसे लेने हैं तो आपको कॉमन सेंस है कि डेबिट करोगे पार्टनर्स कैपिटल को। अगर आपने पार्टनर को पैसे देने हैं, अगर पार्टनर को पैसे देने हैं तो क्या करोगे बेटा, क्रेडिट करोगे। ये बात समझ आती है। रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री करने का द बेस्ट वे इज कि आपको तीन खाते पता होने चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट अगर होगा तो डेबिट ही होगा, कैश बैंक अगर होगा तो क्रेडिट ही होगा, पर पार्टनर्स कैपिटल अगर पार्टनर से पैसे लेने हैं तो आप उसको डेबिट करोगे, अगर पार्टनर को पैसे देने हैं तो आप उसको क्रेडिट करोगे। किसमें क्या चीज आती है देखो, रियलाइजेशन अकाउंट को आप डेबिट करते हो उतने अमाउंट से फर्म बियर एक्सपेंस, जितने अमाउंट से फर्म ने खर्चा बियर करना है, जितने अमाउंट से फर्म को खर्चा सहन करना है, वो अमाउंट आप रियलाइजेशन डेबिट कर देते हो। कैश बैंक में आता है नेट अमाउंट पेड, कि एग्जैक्ट आप कितना अमाउंट पे करते हो, वो आता है कि एग्जैक्ट आप कितना अमाउंट नेट आप पे करने वाले हो अपने, क्या कहते हैं, सॉरी, नेट अमाउंट आपने फर्म ने जो पेमेंट करी। अब ये मत सोचना किसके बिहाफ के पेमेंट, सिर्फ देखोगे फर्म ने कितनी पेमेंट करी। अगर फर्म ने 10,000 दिए, चाहे पैसे किसी को भी देने थे, तो कैश बैंक अकाउंट को 10,000 से क्रेडिट करोगे। ये आपको पता ही है, जब पार्टनर से पैसे लेने हो तो डेबिट, पार्टनर को पैसे देने हो तो क्रेडिट, दैट्स इट। ये तीन बातें अपने नोट्स में लिखो। अब जैसे से सवाल आएंगे आप समझते चले जाओगे कि कैसे अप्लाई हो रहे हैं। क्वेश्चन देखें वापस से। क्वेश्चन कहते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 21,000 वर पेड बाय योगेश। पहला खाता था रियलाइजेशन, जितना पैसा फर्म को बियर करना हो। अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला कि ये खर्चा कौन बियर करेगा, नहीं बोला ना किसने बियर करना है, सिर्फ ये बोला योगेश ने पे कर दिए, ये तो नहीं बोला कि योगेश को ही सहन करने हैं, नहीं बोला, तो आप मान के चलो कि फर्म को ही बियर करने थे, तो आप रियलाइजेशन को डेबिट करोगे 21,000 से। तो आप क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दोगे 21,000 से। क्या बोला मैंने, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा कि पैसे किसको सहन करने हैं, तो आप मानोगे फर्म को करने हैं, और रियलाइजेशन को उतने अमाउंट से आप डेबिट कर दोगे। फिर देखोगे कि कैश या बैंक, कहता है वर पेड बाय योगेश, क्या फर्म ने कुछ पेमेंट करी, फर्म ने कुछ पेमेंट नहीं करी, तो कैश बैंक में कुछ नहीं आएगा। फिर पार्टनर से पूछो, क्या पार्टनर को पैसे देने के लिए सिर्फ योगेश ने खर्चा कर दिया, तो फर्म का फर्ज बनता है कि योगेश को पैसे दे। मान लो मैंने मेरी फर्म का खर्चा करा, तो मैं फर्म से ले लूंगा ना पैसे, तो हम योगेश को पैसे देंगे, योगेश को पैसे देने तो योगेश की कैपिटल को क्रेडिट करोगे, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 21,000। क्लियर है बेटा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्लियर है कि नहीं है। दिस इज हाउ यू कैन स्कोर 6 मार्क्स काफी आसानी से। 20 मिनट का लेक्चर हुआ है, सिर्फ मेरे को लगता है 10 मिनट लगे होंगे इस क्वेश्चन को करने में, दैट्स इट। चलो अगला सवाल करते हैं और सीखते हैं। अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे आगे वाले, हैं सारे सीबीएसई प्रीवियस ईयर। कहता है पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ विभा एंड अजीत आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेम राम कहानी। पहली लाइन कहता है क्रेडिटर्स वर्थ ₹46,000 एक्सेप्टेड ₹9,000 कैश, 9,000 इन्होंने कैश लिया, एंड फर्नीचर ऑफ 32,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम। कहना चाहता है कि सर क्रेडिटर से मेरे पास 46, अरे लिखना क्या, सुनो, क्रेडिटर से कितने 46,000 के, 9,000 उन्होंने कैश लिया, बाकी फर्नीचर ले लिया।
क्रेडिटर्स ने जो फर्नीचर लिया उसकी एंट्री होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एसेट अगेंस्ट लाइबिलिटी या लाइबिलिटी अगेंस्ट एसेट सेटल होते हैं तो हम कोई एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है, उसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करने वाले हैं। लेकिन जो कैश पेमेंट करी वो आपको लिखना पड़ेगा। कैश पेमेंट करी तो कैश क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा? क्रेडिटर्स नहीं, क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हमने कहा हमेशा आपको रियलाइजेशन अकाउंट का यूज करना है। तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर से समझो सर 9,000 क्यों लिखा? क्योंकि बेटा कैश तो 9,000 ही दिया, बाकी तो फर्नीचर उठा कर ले गए, उससे आपको क्या मतलब है? उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। द फर्म हैड स्टॉक ऑफ ₹20,000। फर्म के पास स्टॉक था कितने का? 20,000 का। अजीत टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। यहां पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। स्टॉक कितने का था? देखो स्टॉक कितने का था? 20,000 का। अजित टुक 40% ऑफ द स्टॉक। 40% ऑफ स्टॉक कितना बना? 40 और 10% डिस्काउंट पे ले गया। 40% कितना बना? 4 इंटू 2 8,000। ये क्या है इसका? 40%। हाँ कि ना? अजीत लेकर क्या चला गया? 40% ऑफ स्टॉक एट 10% डिस्काउंट। तो मतलब 8,000 वाला स्टॉक कितने में लेकर चला गया बेटा? वो 10% का डिस्काउंट, मतलब 8,000 माइनस 800 कितना आया? 7200। 7200 में अजीत लेकर चला गया ये स्टॉक। अजीत लेकर चला गया ये स्टॉक 7200। और देखो क्या कहता है, वाइल रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 18,000। बाकी की कोई भी वैल्यू आपको फर्क नहीं पड़ती, आपको पता है 18,000 आपको मिल गए। देखा, अगर वो कहता ना इतने परसेंट, वो तो मेरे को निकालना पड़ता कि बाकी कितने का था, कितने में चला गया। आपको फर्क ही नहीं पड़ता अगर उसने अमाउंट दे दे कि सर इतने में बिक गया, ठीक है सर 18,000 में बिक गया, बात खत्म। 18,000 में बिक गया, हम कहेंगे 18,000 मेरे पास कैश आ जाएगा, 7200 में अजीत की कैपिटल से ले लूंगा, बात खत्म। जल्दी से एक बार रीड करो, जल्दी से एक बार रीड करो। देखो समझ आई मेरे को? आई होप रीड कर लिया आपने, अच्छे से समझ आ गई आपको कि हमें क्या करना है। अब सिर्फ और सिर्फ हमें फर्क पड़ता है इस कैश 18,000 से और अजीत से। ये हमें क्या करना है, हमारे पास जब हम स्टॉक को बेच रहे हैं तो 18,000 मेरे पास कैश आएगा। 18,000 मेरे पास कैश आएगा। कैश अकाउंट डेबिट कितना? 18,000। अजीत से लूंगा कितना? तो मैं अजीत के कैपिटल को क्या कर दूंगा? अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,200 टू अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,200 टू। अब स्टॉक कम हो रहा है तो स्टॉक का नाम नहीं आएगा, बल्कि नाम किसका आएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट। नाम किसका आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पैसा जाएगा? 18 और 7 25,200। क्लियर हुई कहानी? तो अगर उसको कंफ्यूज करना हो तो वो इस तरीके से एंट्री दे देगा कि कुछ पार्टनर देकर चला गया, कुछ कैश में बिक गया। अगला देखते हैं। विभा was appointed to look after dissolution work for which she was allowed a remuneration of 16,000। हमने विभा को बोला कि यार डिसोल्यूशन का काम संभाल लो, हम आपको 16,000 देंगे। विभा अग्री हो गई कि ठीक है मेरे को 16,000 दे दो और मैं अपने आप देख लूंगी। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 15,000 और विभा ने पे कर दिए। जो खर्चा वो 15,000 और विभा ने पे करा, उससे फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्म को किससे फर्क पड़ता है कि फर्म ने उसको 16,000 दिए थे? ये तो उसकी पर्सनल एंट्री हो गई ना, क्योंकि उसने जिम्मेदारी ले ली। देखो आप मेरे को कहोगे मैंने आपको 10,000 दे दिए कि ये काम कर दियो भाई, अब आपका वो 8 में हो, वो आपका 15 में हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे तो 10 ही लगे। इसी तरीके से फर्म के तो यहाँ पे 16,000 ही लगे। फर्म को तो 16,000 ही देने विभाग को, किस काम के लिए देने? रियलाइजेशन के लिए। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेटा 16,000 फर्म ही तो कह रही है कि 16,000 खर्चा सहन करूंगी मैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विभा को देने हैं तो कैसे दोगे? विभा कैपिटल अकाउंट, विभा की कैपिटल को बढ़ा दोगे, कितना दोगे? 16,016। समझ गई मेरी बात? ठीक है, चलो अगला देखो। अजीत लोन ऑफ 45,000 वो सेटल्ड एट 42,000। नाइस, ध्यान से सुनना। अजीत का लोन था 45,000 का, सेटल हो गया है 42,000 पे। अब ये तो पता है कि आपको कैश क्रेडिट होगा 42,000 से। ध्यान इस बात का रखना है आपको कि डेबिट क्या होगा? अब डेबिट रियलाइजेशन नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? हर बार तो रियलाइजेशन होगा, रियलाइजेशन होगा, अब क्यों नहीं होगा? बेटा जी अब इसलिए नहीं होगा
क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है अगर कोई एसेट्स या लाइबिलिटीज जिनको आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करा है। लोन को तो अपन ट्रांसफर ही नहीं करते, ट्रांसफर नहीं करते तो लोन का तो सेपरेट अकाउंट बनता है। तो इसीलिए लोन जब आएगा तो आपको ध्यान रखना, पार्टनर का लोन, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, ये आपको पता ही है, टू कैश अकाउंट 42,000। डेबिट क्या होगा, जो भी लोन है उसका नाम, तो अजीत लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ये भी अच्छी एंट्री आई मेरे पास, ये भी अच्छी एंट्री आई मेरे पास। नेक्स्ट मुझे बोलता है अ मशीन विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज टेकन ओवर बाय विभा एट 23,000। विभा लेकर चली गई 23,000 की, वेयरएज इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू वाज 28,000। हमें नहीं फर्क पड़ता एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या, हमें नहीं फर्क पड़ता बुक वैल्यू क्या, हमें फर्क पड़ता है रियलाइज्ड वैल्यू क्या है। मशीन 23,000 की बिकी, दिस इज द रियलाइज्ड वैल्यू। तो आप लिखोगे कि विभा से आप इसके 23,000 रुपए ले लोगे। विभा से पैसे लोगे तो विभा का कैपिटल क्या होगा बेटा, डेबिट होगा। वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। मशीनरी गई तो मशीनरी का नाम नहीं आता, किसका आता है, रियलाइजेशन अकाउंट का नाम आता है। 23,000 23,000। क्लियर है कहानी। चलो अगला देखें। नेक्स्ट मुझे बोलता है द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 20,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ध्यान रखना है आपको, फिर से एक अच्छा पॉइंट आया मेरे पास। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस हो, जनरल रिजर्व हो। डेबिट बैलेंस बताता हूं। डेबिट बैलेंस आपको मिल सकता है P&L का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्रेडिट बैलेंसेस आपको मिल सकते हैं P&L का क्रेडिट बैलेंस, और आपको मिल सकता है जनरल रिजर्व। इनका ध्यान रखना है, ये पार्टनर से बांट दिए जाते हैं, इनको पार्टनर्स की कैपिटल से राइट ऑफ कर दिया जाता है, जैसा ट्रीटमेंट हम लोग पूरी पार्टनरशिप में करते हैं। तो P&L अकाउंट का क्या है बेटा, डेबिट बैलेंस है, तो पार्टनर से राइट ऑफ करोगे, पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करोगे, पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करोगे। तो आप क्या करने वाले हो, विभा एंड अजीत की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000। आपको रेशो नहीं पता तो आप इक्वल मान लोगे, एंट्री करोगे आप विभास कैपिटल अकाउंट डेबिट अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 20,000 रुपए है, इनकी पीएसआर में राइट ऑफ करोगे। पीएसआर नहीं बता रखी तो आप 10,000 10,000 मतलब कि बेसिकली इक्वल कर दोगे। क्लियर है जी कहानी, जल्दी बताइए। क्लियर है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसकी एंट्री पास कर दोगे। चलो ये हुए हमारे 6 के 6 एंट्रीज। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा टेढ़ा था, किसी क्योंकि मेरे पास लोन अकाउंट भी नया आया और मेरे पास क्या कहते हैं P&L का बैलेंस भी नया आया। अब किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं आएगा, क्योंकि जितनी भी चीजें थी वो सारी एक एक बार हो गई है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज for the following transactions on the dissolution of partnership firm of Tina and Reena after the various assets other than cash and bank and external liabilities have been transferred to realization account। जब ये सब कुछ आप ट्रांसफर कर चुके हो, पहली चीज आपको बोलता है there was an outstanding bill for repairs for which 20,000 were paid। आपको कोई भी पेमेंट करनी पड़ जाए तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे, जल्दी बताइए। डिसोल्यूशन के टाइम कोई भी पेमेंट करोगे तो क्या करोगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे 20,000 से। डेबिट में चीज का नाम नहीं लिखते हो, क्योंकि आउटस्टैंडिंग में लाइबिलिटी होती है, नाम नहीं लिखोगे। डेबिट किसको करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन अपने को बिल्कुल साथ करना और फुल क्लैरिटी के साथ करना है। अगला देखते हैं। द फर्म हैड अ स्टॉक ऑफ ₹80,000। फर्म के पास स्टॉक था बेटा 80,000 का। टीना टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक at a discount of 20%, while the remaining stock was sold for 52,000। बिल्कुल सेम आ गया पिछले जैसा केस। स्टॉक कितने का था सर, 80,000 का, उसका 50% कितना हुआ, 40,000 का। टीना टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, ये भी ले गई वो 20% के डिस्काउंट पे। तो 40,000 का 20% कितना होता है सर, 10% होता है 4,000, 20 होगा 8,000। तो 8,000 के डिस्काउंट पे ले गई, 8,000 के डिस्काउंट पे ले गई, तो कितने में ले गई, 32,000 में। तो आपको 32,000 किससे लेने हैं, टीना से लेने हैं। फिर से समझो, 80,000 का टोटल स्टॉक था जिसका 50% कितना बना बेटा, 40,000। टीना लेकर चली गई, किस पे ले गई, 20% के डिस्काउंट पे। तो 40,000 का 20% क्या आया, 8,000।
हमने 8,000 माइनस करे, हमने बोला बचा कितना 32,000, तो टीना कितने में लेकर चली गई 32,000 में। तो टीना से कितने लोगे स्टॉक के लिए 32,000। बाकी स्टॉक कितने में बिका 52, बाकी कितने में बिका 52, कितने का था आपको मतलब नहीं। एंट्री क्या पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट 52,000, ना बताऊं क्या, अपने आप करोगे, है ना, सिमिलर ही तो है, सिमिलर ही तो है। एक चीज और डेबिट होगी और 2 एक चीज क्रेडिट होगी, अपने आप करोगे, अपने आप करोगे, कर दोगे ना। टाइम स्टैम्प डाल के जल्दी से आंसर लिख देना, मैं पहचान जाऊंगा। चलो बेटा अगला देखिए। द फर्म हैड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का एक, विच वर टेकन ओवर बाय पार्टनर्स एट मार्केट वैल्यू ऑफ 20 पर शेयर। फर्म के पास 100 शेयर्स थे जिनकी मार्केट वैल्यू है 20 रुपए पर शेयर, और इसी वैल्यू पे पार्टनर्स इनको टेक ओवर कर गए। तो मतलब किस रेट पे लेकर गए पार्टनर्स इनको, 100 शेयर्स को 20 रुपए के मूल्य पे, 100 इंटू 20 कितना आया, क्या मूल्य है, मूल्य है कितना आया कुल मूल्य, क्या भाषा होगी, तो कितना आया टोटल 2,000 रुपए, कितना आया टोटल 2,000 रुपए में लेकर चले गए। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2, सर 3:2 में लेकर चले गए, है तो फर्म की एसेट शेयर्स, है ना, फर्म ने अगर किसी के शेयर्स खरीद रखे हैं तो फर्म की एसेट हुई। सर पार्टनर्स ले गए 3:2 में, तो पार्टनर को कैपिटल को डेबिट करो, हमारी एसेट लेकर चले गए तुम, तो एंट्री क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कौन कौन है, टीना रीना, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 टीना रीना लेकर चली गई, क्या लेकर चली गई, शेयर्स लेकर चली गई, हमें नहीं फर्क पड़ता वो क्या चीज लेकर गई, हमें फर्क पड़ता है कि हम क्या लिखते हैं उसको, रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल कितने का सामान ले गई 2,000 का, किस रेशो में ले गई 3:2 में, तो बेटा 3:2 करना 2,000 का, टोटल हुआ 5, 2,000 के 5 हिस्से 400 का एक, 4 इंटू 3 1200, 4 इंटू 2 800, ये बन गई बात। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो अगला देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 4,000 वर पेड बाय रीना। रीना ने 4,000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर दिए। 3 खाते होते हैं, पहला पूछो रियलाइजेशन किसको बियर करना है, फर्म को करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है, फिर से सेम सेम आ गया ये। तो एंट्री क्या होगी बेटा, रियलाइजेशन, फर्म को बियर करना है तो इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 4,000, 2 कैश पे करा हमने नहीं करा, पार्टनर ने पे करा, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर को दे देंगे पैसे, 2 रीनास कैपिटल अकाउंट 4,000 रुपए। क्लियर है कहानी। चलो जी अगला देखें। टीना हैड गिवन अ लोन ऑफ 40,000 टू द फर्म विच वाज ड्यूली पेड। टीना का लोन था, हमने पे कर दिया। अब सोचो टीना का लोन है तो लोन तो ट्रांसफर नहीं होता रियलाइजेशन में, तो अब रियलाइजेशन अकाउंट नहीं होगा डेबिट, डेबिट टीना का लोन ही होगा। तो एंट्री क्या बनेगी, तो एंट्री क्या बनेगी, टीनाज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000, 40,000 के था ना, रीचेक मार लेंगे। आपको ये समझ आ जाए ना कि यार लोन पे कर रहे हो तो मतलब आपका कैश कम हो रहा है, कैश को क्रेडिट कर दो, बात खत्म, डेबिट कर दो लोन अकाउंट को। चलो जी 40,000 ही है। रीना अग्रीड टू पे ऑफ हर हस्बैंड्स लोन। अब ध्यान रखना कि किसी के भी हस्बैंड का लोन, या किसी के भी नहीं, मतलब कि जो पार्टनर है उसके हस्बैंड का लोन, वो लाइबिलिटी होती है फर्म की, वो बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कोई आपको बोले कि एबीसी पार्टनर है, ए का लोन अकाउंट दे रखा है, वो ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन ए वाइफ लोन दे रखा है, वो ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में, क्योंकि बेटा ए की वाइफ का लोन क्या है फर्म के लिए, थर्ड पार्टी है, लेकिन ए का लोन क्या है, वो पार्टनर का लोन है, उसको आप ट्रांसफर नहीं करते हो। तो ध्यान रखना कि रीना के हस्बैंड का लोन जो है वो फर्म के लिए रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। रीना अग्री हुई कि वो अपने हस्बैंड का लोन देगी 10,000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, तो बेसिकली रीना 9,000 रुपए पे करेगी। बेटा लाइबिलिटी किसकी है, ये फर्म की लाइबिलिटी है, पे कौन कर रही है, रीना, तो फर्म क्या करेगी, रीना को पैसे दे देगी, कितने दे देगी, 9,000 दे देगी, तो रीना को 9,000 रुपए दो भाई। रीना को 9,000 दोगे तो क्या होगा, रीना की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। अच्छा डेबिट क्या होगा फिर बेटा, डेबिट क्या होगा सर, रियलाइजेशन। अब यहां पे आप डेबिट में कंफ्यूज हो सकते हो कि सर डेबिट हम
डेबिट हम क्या कहते हैं, लोन अकाउंट करते हैं क्या? नहीं। अगर पार्टनर का लोन होता तो लोन अकाउंट डेबिट कर देते, लेकिन पार्टनर का नहीं है, तो इसीलिए आप क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करोगे। अकाउंटेंसी कहते हैं आप और आपकी बीवी, आप और आपका हस्बैंड दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। बड़ी क्लियर हुई कहानी? चलो जी, हमने 3 6 नंबर के सवाल कर लिए। सोचो कितने बढ़िया तरीके से हमने कर लिए। चलो एक 3 नंबर का सवाल और देखो, ये नया टाइप का क्वेश्चन है, सैंपल पेपर 2026 में हमें देखने को मिला था। हेमंत एंड पंकज वर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio 3:2. The firm was dissolved on March 31, 2024. Okay जी. And the following balances appearing in the books of firm. फर्म की बुक्स में ये दिख रहा, हेमंत का लोन, रूबी का लोन। क्या रूबी पार्टनर है क्या भाई? रूबी पार्टनर तो नहीं है सर, रूबी कोई और ही है। क्रेडिटर्स 1,00,000, कैपिटल बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हेमंत का ये, पंकज का ही। एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज 6 लाख रुपए। एसेट ऑफ द फर्म रियलाइज 6 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अमाउंट्स एंड ऑर्डर ऑफ पेमेंट as per section 48 of Indian Partnership Act 1932 at the time of dissolution of firm. देखो आपको ध्यान रखना है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। आप मेरा पूरा लेक्चर क्या, आप मेरे लेक्चर के डिसोल्यूशन के पहला लेक्चर देखोगे तो उसी के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ाई है, 25-30 मिनट, शानदार। उसके अंदर ये सिखाया गया है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट सेटल कैसे किए रहते हैं? जब भी डिसोल्यूशन होती है, जब फर्म बंद होती है, तो पेमेंट किस किस तरीके से होती है? सबसे पहले पेमेंट होती है बेटा आउटसाइड लाइबिलिटीज की। किसकी होती है? बाहर के लोगों की। दूसरे नंबर पे पेमेंट होती है पार्टनर्स के लोन की। तीसरे नंबर पे पेमेंट होती है पार्टनर्स की कैपिटल की। अगर फिर भी बच जाए तो पीएसआर में बांट। समझ आई बात? जहां पर पैसा खत्म हो गया, आगे वालों को पैसे नहीं मिलेंगे। सपोज आउटसाइड लाइबिलिटीज पे करती, पैसा खत्म, तो पार्टनर के लोन को पेमेंट नहीं होगी, पार्टनर की कैपिटल की पेमेंट नहीं होगी, ये कुछ भी नहीं होगा। समझ गए? जहां पैसा खत्म वहां रुक जाओगे। चलो अब मेरे पास टोटल कितना है सर? टोटल है मेरे पास 6 लाख। पेमेंट्स करनी शुरू करता हूं। पहली पेमेंट करूंगा आउटसाइड लाइबिलिटीज को। पहचानो आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी है सर? आउटसाइड लाइबिलिटी क्रेडिटर है और रूबी का लोन, क्योंकि रूबी पार्टनर नहीं है, तो 1,00,000 प्लस 50,000, तो मतलब 1,50,000। आपको पेपर में अच्छे से लिखकर आना है कि फर्स्ट पेमेंट विल बी मेड टू क्रेडिटर्स एंड रूबी के लोन को। ये करने के बाद आपके पास बचेगा कितना? 4.5 लाख। क्लियर है? 6 लाख में से 1.5 लाख हटा दोगे, कितना बचेगा? 4.5 लाख। अब देखते हैं उसके बाद क्या है। उसके बाद आप पे करोगे पार्टनर के लोन। पार्टनर का लोन है क्या? हेमंत का लोन है, तो आप हेमंत को पे करोगे माइनस हेमंत लोन ऑफ 80,000। 4.5 लाख में से 80,000 पे कर दोगे तो बचेगा फर्म के पास कितना? 3,70,000 बच जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? कैपिटल्स को पे करोगे। तीसरे नंबर पे हेमंत और पंकज की 1,60 और 1,40, 3 लाख की कैपिटल हो गई, माइनस कैपिटल की पेमेंट्स करोगे जो कि है 3 लाख। तो 370 माइनस 3 कितना आया बेटा? 70,000। इस 70,000 का क्या करोगे? 70,000 का क्या करोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दोगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दोगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, तो 5 हिस्से करो। 70,000 के 5 हिस्से करोगे तो आएगा एक हिस्सा 14,000 का, तो आएगा एक हिस्सा 14,000 का। 14 इंटू 3 हेमंत को दे दोगे और 14 इंटू 2 पंकज को दे दोगे। 14 इंटू 3 कितना आएगा बेटा? 42,000। 14 इंटू 2 कितना आएगा बेटा? 28,000। क्लियर है कहानी? जल्दी बताइए। ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपको एज इट इज ही करना है, बस थोड़ा अच्छे से साफ साफ लिख देना, दैट्स इट। चाहो तो ये भी पहले लिख देना कि सेटलमेंट्स आर मेड इन दिस मैनर, फिर लिख देना कि पहले आप आउटसाइड लायबिलिटीज को दोगे, फिर लोन को दोगे, फिर कैपिटल को दोगे, जो बच जाएगा इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट कर आ जाओगे। क्लियर हुई? जल्दी से बताओ कहानी। क्लियर हुई? जल्दी से बताओ। तो हमने डिसोल्यूशन कंप्लीट करा और मैं बहुत खुश हूं कि डिसोल्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, और ये पक्की बात है कि डिसोल्यूशन का जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है आप ठीक करने वाले, क्योंकि हर तरीके की एंट्री, हर तरीके का क्वेश्चन इन 2 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कर लिया है। डे 10 आज कंप्लीट होता है।
कल मिलेंगे डे 11 के साथ, कल संडे है, कल नहीं मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे डे 11 के साथ, जहां पर हम करेंगे इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट 1। इशू ऑफ शेयर्स के 4 पार्ट आएंगे। एक बार बताओ, मेरे को 4 घंटे मिल गए, 4 घंटे में तुम्हारे को पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा सकता? पढ़ा सकता हूं। तो पूरे चैप्टर के हर कोने से निकला हुआ क्वेश्चन मैं तुम्हारे को कवर करवाने वाला हूं। 4 पार्ट्स आएंगे। पहले पार्ट में मैं तुम्हारे को करवाऊंगा उसके एमसीक्यूज और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, दूसरे में मैं आपको करवाऊंगा उसका ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन, फिर करवाऊंगा फॉर फीचर के क्वेश्चन, फिर करवाऊंगा केस स्टडीज एंड बैलेंस शीट। डन, समझे? ये हमारा क्रोनोलॉजी रहेगी इशू ऑफ शेयर्स के लिए। ठीक है जी, यहां तक डन कर दोगे? कल का दिन भी है, कल तक सारे के सारे लेक्चर्स कंप्लीट जरूर कर लेना, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। मंडे से सेकंड बुक की शुरुआत करनी है मुझे, लेट नहीं करना, क्योंकि इसके बाद एक और सीरीज आएगी, उसके अंदर भी तो जोर लगाएंगे हम। तो जल्दी से लिख दो कि आई हैव डन डिसोल्यूशन सर, आई हैव कंप्लीटेड माय पार्टनरशिप बुक, और मेरे अंदर अब कॉन्फिडेंस आ गया है पार्टनरशिप बुक के क्वेश्चंस को करने का। हम रैंडमली कुछ क्वेश्चंस कवर करते चले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मंडे को इश्यू ऑफ शेयर्स के साथ। बिल्कुल नेट टाइम 5 बजे पहुंच जाना विद्यम ट्यूटोरियल्स पे। बाय।